to the DF English, and today we will try to know what was emergency and what is lockdown. इस क्लास में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इमरजेंसी अर्थात आपातकाल क्या था और ये लॉकडाउन क्या है और क्यों है, कैसे है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि आपातकाल और लॉकडाउन इन दोनों में भिन्नता क्या है। आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे जो हमारी क्लास शुरू होगी वो एक कहानी के रूप में स्टार्ट किया जाएगा। ये क्लास में जो हम वार्तालाप करेंगे वो एक कहानी के रूप में करेंगे। तो आइए हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी की शुरुआत होती है 15 अगस्त 1947 को। आप सबको पता होगा कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। आज़ाद होने के साथ साथ भारत के दो पार्ट हुए थे। एक पार्ट हुआ था खुद भारत और जो दूसरा पार्ट हुआ था वो हुआ था पाकिस्तान। यहाँ पे याद रखिए कि एक पार्ट बना भारत और दूसरा पार्ट बना पाकिस्तान। जो पाकिस्तान था यहाँ पर पाकिस्तान का अजीबोगरीब बंटवारा हुआ था। दुनिया के नक्शे में केवल पाकिस्तान एक ऐसा नक्शा था जिसका बंटवारा इतना अजीबोगरीब हुआ था। कैसा हुआ था, यहाँ पर देखें तो एक पाकिस्तान तो ये था और दूसरा पाकिस्तान ये। इस पाकिस्तान को पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और इस पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे। जो आज पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज पूरी दुनिया बांग्लादेश के नाम से जानती है, पहले ये बांग्लादेश भी पाकिस्तान था और पाकिस्तान पहले भारत था। लेकिन जब भारत का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान हो गया और दूसरा भारत। साथ ही साथ पाकिस्तान का दो पार्ट था, एक था पूर्वी पाकिस्तान और एक था पश्चिमी पाकिस्तान। यहाँ पर जो था पूर्वी पाकिस्तान में यहाँ पर हिंदू भी रहा करते थे, मुस्लिम भी रहा करते थे और पश्चिमी पाकिस्तान पे मेजॉरिटी सबसे ज़्यादा थी तो वो थी मुस्लिमों की। पश्चिमी पाकिस्तान में बोली जाने वाली जो लैंग्वेज थी उस लैंग्वेज में यहाँ पे सिंध पाकिस्तान ये लोग रहते थे, बलूचिस्तानी तो बलूची बोली जाती थी। इसी के साथ साथ पंजाबी यहाँ अक्सर रहा करते थे तो पंजाबी भी यहाँ की लैंग्वेज थी। उसी के साथ साथ अगर हम बांग्लादेश अर्थात अभी बांग्लादेश नहीं इसे कहेंगे, अभी पूर्वी पाकिस्तान कहेंगे, तो ये पूर्वी पाकिस्तान में बोली जाने वाली जो लैंग्वेज थी वो उस लैंग्वेज का नाम था बंगाली। यहाँ पे लोग बंगाली बोला करते थे और यहाँ पे पंजाबी और बलूची ये लैंग्वेज बोला करते थे। परंतु 1948 में, 47 में तो ये अलग हुआ था। 1948 में जो था उसका नाम था जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। इसने उर्दू को पाकिस्तान का राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया। अब उर्दू को पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा घोषित कर देने से पूर्वी पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पूर्वी पाकिस्तान में लोग बहुत ही चिंतित हो गए। इसी के साथ साथ जो पश्चिमी पाकिस्तान वाले थे ये कहीं ना कहीं पूर्वी पाकिस्तान से भेदभाव किया करते थे, चाहे वो सोशल की बात हो या इकोनॉमिकल बात हो या पॉलिटिकल बात हो, इन सभी में पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान से भेदभाव किया करता था। यहाँ पर जो पश्चिमी पाकिस्तान या पूर्वी पाकिस्तान अर्थात हम पाकिस्तान की जब बात करें तो आप समझिए पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान को लेकर बता रहे हैं। यहाँ पे 1970 तक चुनाव नहीं हुआ। जो रियल चुनाव होता है 1970 तक चुनाव नहीं हुआ। फिर 1970 में जो याहिया खान थे, याहिया खान, ये पश्चिमी पाकिस्तान के संयुक्त तानाशाह थे उस समय। उन्होंने 1970 में सोचा कि अब पाकिस्तान में एक मुकम्मल चुनाव हो और इस चुनाव में जो मुखिया बनाया गया उसका नाम था जुल्फ़िकार अली भुट्टो। उनका नाम था जुल्फ़िकार अली भुट्टो। इस पश्चिमी पाकिस्तान से 1970 में चुनाव हुआ तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को प्रधानमंत्री के तौर पे खड़ा किया गया था। साथ ही साथ याहिया खान का जुल्फ़िकार अली भुट्टो से संबंध अच्छे होने के नाते याहिया खान ये सोचते थे कि अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो याहिया खान वहाँ के राष्ट्रपति बन जाएंगे। लेकिन ये बात यहीं तक नहीं सीमित होती है। जो पूर्वी पाकिस्तान रहता है,
पूर्वी पाकिस्तान में एक नेता रहते हैं, उनका नाम रहता है शेख मुजीबुर रहमान। जो शेख थे ये पूर्वी पाकिस्तान के, यहाँ पे एक ये नेता, ये बहुत ही पढ़े लिखे, इनका नाम शेख मुजीबुर रहमान था। ये भी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं और ये पूर्वी पाकिस्तान में लगभग 162 सीटें थीं और 162 सीटों पर लगभग 160 सीटों पर शेख मुजीबुर रहमान जीते थे। पूरी धुआंधार एकदम। केवल लगभग 1 से 2 सीट ऐसा था जिसमें शेख मुजीबुर रहमान हारे थे, नहीं तो लगभग 160 सीटों पर शेख मुजीबुर रहमान जीत गए थे और मेजॉरिटी बनाने के लिए केवल 152 सीट की आवश्यकता थी। इसका साफ मतलब ये था कि अब पूर्वी पाकिस्तान का लड़का, पूर्वी पाकिस्तान का मुजीबुर रहमान अब पाकिस्तान के इस्लामाबाद पर प्रधानमंत्री बनेगा। परंतु ज्यों ही ये मेजॉरिटी में हुआ शेख मुजीबुर रहमान, तो यहाँ पे याह्या खान और जुल्फिकार अली भुट्टो, इनके अंदर असंतोष उत्पन्न हो गया और ये दोनों ने यहाँ से आकर के पूर्वी पाकिस्तान ढाका में शेख मुजीबुर रहमान से बात करते हैं और कहते हैं कि आप प्रधानमंत्री ना बने। परंतु यहाँ पे जो शेख मुजीबुर रहमान रहते हैं, ये इन दोनों की बात को नकार देते हैं, जिससे यहाँ पर ये वापस चले आते हैं। ये दोनों, याह्या खान और जुल्फिकार अली भुट्टो, ये ढाका से फिर पश्चिमी पाकिस्तान आते हैं और यहाँ पर आकर के याह्या खान की छवि पहले से पाकिस्तान में अच्छी थी, पश्चिमी पाकिस्तान में, तो याह्या खान ने जुल्फिकार अली भुट्टो को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। जबरदस्ती याह्या खान ने जुल्फिकार अली भुट्टो को यहाँ पर प्रधानमंत्री घोषित कर दिया, जिससे पूर्वी पाकिस्तान में रहने वालों के अंदर असंतोष हो गया। साथ ही साथ शेख मुजीबुर रहमान मेजोरिटी से जीता हुआ, फिर भी ये प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे थे। ये देखते हुए यहाँ पर लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। अब याह्या खान और जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपने सैनिकों को ढाका अर्थात बांग्लादेश की तरफ, बांग्लादेश नहीं कहेंगे अभी कहेंगे पूर्वी पाकिस्तान की तरफ भेजना प्रारंभ कर दिया। अब ये जैसे ही यहाँ पर भेजना प्रारंभ किए, यहाँ पर लड़ाइयाँ बहुत तेज हो गई, कत्ले आम कह सकते हैं, एकदम नरसंहार होने लगा। अब यहाँ पे लाखों करोड़ों लोग की जाने जाने लगी। अब यहीं से लगभग 1 करोड़ के आसपास जनसंख्या पूर्वी पाकिस्तान से भारत में प्रवेश कर जाती है और जब वो भारत में आती है तो या तो वो त्रिपुरा, या तो असम, या तो सिक्किम, या तो पश्चिमी बंगाल, इन सब इलाकों में वो जाकर रुकती है। अब ये बात हो रही है 1971 की। यहाँ से जो लोग आए थे वो तारीख आप याद कर लीजिए, 25 मार्च 1971। ये तारीख बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी तारीख से CAA जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसका ताल्लुक बड़ा गहरा है 25 मार्च से। खैर हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान से लगभग 1 करोड़ के आसपास जनसंख्या भारत आ गई थी। उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थी उनका नाम था इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी। याद रखिए उस समय भारत की हालात कुछ ठीक न थे। ठीक इसलिए न थे क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी फुल मेजॉरिटी में न थी। इसी के साथ साथ इंदिरा गांधी के साथ रहने वाले, जो उन्हीं की पार्टी में रहने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, उनका जो इनके साथ जो एक व्यक्ति रहते थे उनका नाम मोरारजी देसाई था। मोरारजी देसाई का इंदिरा गांधी से थोड़ा विवाद हो गया था। साथ ही साथ भारत की हालात उस समय और भी इकोनॉमिकल भी बेहतर नहीं था, इसलिए इंदिरा गांधी ने ज़्यादा इस पर इंटरफेयर न किया। उसके बाद इंदिरा गांधी को अर्थात भारत को यूएसएसआर इसकी सहायता मिल जाती है। अर्थात भारत और यूएसएसआर के बीच एक संधि होती है जिसमें ये बात होती है कि अगर कोई देश एक दूसरे से झगड़ा करता है तो हम दोनों एक दूसरे से बातचीत करके उसका सलूशन निकालेंगे। अब बात होना ही था कि भारत को एक पावर मिल गया। अब जब भारत को पावर मिला, यहाँ पे गौर कीजिए कि पश्चिमी पाकिस्तान पावर से कम नहीं था उस समय, क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान में चाइना
चाइना भी पश्चिमी पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था। चाइना के साथ साथ अमेरिका ये दोनों पश्चिमी पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं, आप इससे जंग कीजिए। उसी के साथ साथ भारत इस शक्तिशाली लोगों के साथ जंग न करना चाहता था, परंतु जब यूएसएसआर का भारत को सपोर्ट मिला तो भारत ने सोचा कि अब हमें अपने पड़ोसी राज्यों का या पड़ोसी देशों की मदद करनी चाहिए, और उनके कई सारे लोग तो भारत में आ चुके थे। तो अब इंदिरा गांधी ने पूछा कि क्या किया जाना चाहिए। जो पूछा उनका नाम जनरल मानिक शाह था। जनरल मानिक शाह से इंदिरा गांधी ने पूछा कि मानिक शाह आप बताइए हमें क्या करना चाहिए, अभी क्या लड़ाई करना चाहिए, और करना चाहिए तो कब करना चाहिए। तो जो जनरल मानिक शाह थे, मानिक शाह ने कहा कि मैडम अगर आप लड़ाई अभी करेंगी तो यहाँ पे जो चाइना से या पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं वो बड़े आसानी से आ जाएंगे, और हमें दो बॉर्डर देखना पड़ जाएगा। एक पाकिस्तान की तरफ की बॉर्डर को संभालना पड़ेगा, दूसरा यहाँ चाइना से आने वाले बांग्लादेशियों को बॉर्डर को संभालना पड़ेगा, क्योंकि चाइना भी पाकिस्तान के सपोर्ट में था। तो इसलिए मानिक शाह ने कहा सबसे अच्छा जो समय है वो समय होगा सर्दियों का। अगर हम लड़ाई सर्दियों में करें तो सर्दियों में क्या होगा, यहाँ पर हिमालय होने के नाते पूरे रास्ते बर्फ से ढक जाएंगे, जिससे लगभग चाइना के सैनिक भारत या बांग्लादेश आने में असमर्थ हो जाएंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर वाला इलाका है, यहाँ पर भी ठंडी अधिक होने के नाते बहुत ही कम लोग आ सकते हैं। केवल रास्ता बचेगा तो वो रास्ता बचेगा या तो गुजरात का कच्छ ले लिया जाए या राजस्थान का कुछ इलाका, यहीं से पाकिस्तानी आ सकते हैं। अब बात चल ही रही थी कि 4 दिसंबर को भारत जंग करेगा, भारत लड़ाई करेगा। ऐसा कहा जाता है कि 4 दिसंबर को भारत तैयार था लड़ाई करने के लिए, लेकिन उसके पहले ही याहिया खान एक गलती कर बैठा। वो गलती क्या था कि इसने 3 दिसंबर को ही, याहिया खान ने 3 दिसंबर को ही जंग कर दिया, लड़ाई कर दिया। अब जैसे ही लड़ाई किया तो इंदिरा गांधी ने मानिक शाह से कहा, मानिक शाह ये सबसे बढ़िया अवसर है कि हम अब इस लड़ाई में कूद पड़े, अब हमें शांत नहीं बैठना चाहिए। दरअसल बात ये थी कि भारत क्यों नहीं पहले लड़ना चाहता था, क्योंकि भारत एक सीधा साधा देश था। वो सोचता था क्यों हम किसी जंग की पहले शुरुआत करें। तो गलती ये की है, भारत को अवसर मिल गया कि अब हम छोड़ेंगे भी नहीं। अब इस प्रकार से भारत ने इन सब में जंग हुई भारत और पाकिस्तान के बीच, और लगभग 93,000 सैनिक पाकिस्तानी सैनिकों को भारत बंदी बना लेता है और उनको हरा देता है। उसके बाद पाकिस्तान बांग्लादेश को अब यहाँ पर एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद उसके साथ साथ पाकिस्तान बांग्लादेश भारत के बीच एक संधि होती है, जिस संधि में वार्तालाप होती है कि अब जंग नहीं किया जाएगा। उसी के साथ साथ जो 93,000 सैनिक हैं उनको फिर छोड़ा गया, वो फिर अपने देश अर्थात पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है, वहाँ चले गए। अब ये जंग को देखकर जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने बांग्लादेशियों को बचा लिया। अब ये देखते हुए भारत के लोगों ने जब ये देखा कि भारत की प्रधानमंत्री ऐसा कर रही है कि वो दूसरे देशों के लोगों को असंतुष्ट नहीं देख सकती, तो वो खुद अपने देश के लोगों को कैसे दुखी में देख सकती हैं। ये देखते हुए इंदिरा गांधी बहुत फेमस हो गई, और देखते ही देखते इंदिरा गांधी भारत की एक जबरदस्त नेता होने के साथ साथ भारत की एक जबरदस्त प्रधानमंत्री भी बन गई। अब यहाँ से शुरुआत होती है इंदिरा गांधी के सफर की, और हम वार्तालाप करेंगे आगे कि किस तरीके से इंदिरा गांधी सक्सेस होने के बाद भी उनको क्या जरूरत पड़ गई कि उन्हें आपातकाल घोषित करना पड़ा। तो आइए अब हम इंदिरा गांधी की तरफ बढ़ते हैं और उनके बारे में चर्चा करते हैं। अब जब इंदिरा गांधी की छवि भारत में बन जाती है तो लास्ट 1971 में भारत में चुनाव होता है, और उस चुनाव में कांग्रेस सरकार पूर्ण बहुमत से जीतती है और उसमें 352 सीटें हासिल करती है। उसी के साथ साथ फिर 1971 में तो ये चुनाव हुआ, 1972 में फिर विधानमंडल, राज्य के विधानमंडल की चुनाव होती है, और उस राज्य के विधानमंडल में लगभग हर राज्य में कांग्रेस ही जीतता है। इस प्रकार कांग्रेस एक फुल मेजॉरिटी वाला पार्टी बन गया। अब इंदिरा गांधी के पास वो सब ताकत थी जो उनको पहले प्रधानमंत्री में
न थी। यहाँ पर उन्होंने पूरा 24वां, 25वां, 26वां, 27वां, 28वां, 29वां, 30वां और 31वां ये 6-7 जो संविधान के आर्टिकल थे इनको धड़ाधड़ संशोधन करना प्रारंभ कर दिया। और ये संशोधन बड़े आसानी से कर ले रही थी, चूंकि इन्हीं के पार्टी वाले लोग लोकसभा में भी रहते थे और लगभग इन्हीं के पार्टी वाले लोग राज्यसभा में रहते थे, क्योंकि राज्यसभा में वही लोग रहते हैं जो राज्य के विधानमंडल से जाते हैं और भी कुछ पर्सनल लोग रहते हैं। लगभग हर जगह कांग्रेस ही कांग्रेस नजर आ रहा था, जिससे इंदिरा गांधी अपने मन चाहा अनुसार वहां पे संविधान में संशोधन करती गई। परंतु उसके बाद भी फिर जब ये संशोधन होते रहे तो उसके कुछ समय बाद अर्थात 1973-74 जब आया, 72 में तो धड़ाधड़ संशोधन हुए लास्ट साल तक, फिर जैसे ही 1973 आया तो उसमें इंदिरा गांधी को आपातकाल की तरफ जाना पड़ा केवल 3 कारणों की वजह से। वो तीनों कारण थे, पहला कारण था गुजरात, दूसरा कारण था बिहार और तीसरा कारण था रेलवे की हड़ताल। ये 3 कारण ऐसे हुए जिसने इंदिरा गांधी को पूरा हिलाकर, कांग्रेस को पूरा हिलाकर रख दिया। आइए हम एक एक को आराम से समझने की कोशिश करते हैं। जो गुजरात था, गुजरात में भी उस समय कांग्रेस की सरकार थी और उस समय चिमन भाई पटेल कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। गुजरात में जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय चिमन भाई पटेल और ये खुद एक कांग्रेसी थी। इसी के साथ साथ जो गुजरात में कांग्रेस का विरोध करने वाले थे उनका नाम था मोरारजी देसाई। याद रखिएगा, मोरारजी देसाई जब इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी 1966 में, तो उस समय मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन उन दोनों के बीच असहमति होने के नाते फिर ये वहां से रिजाइन दे देते हैं और ये कांग्रेस के खिलाफ स्टार्ट हो जाते हैं बगावत करना। उसी के साथ साथ ये इतना विरोध किए कांग्रेस का, इतना विरोध किए कांग्रेस का, कहा जाता है कि इनके मानने वाले अर्थात मोरारजी देसाई के मानने वालों ने जो राज्य के विधानमंडल अर्थात जो गुजरात में विधायक थे उनके घरों को घेर लिया करते थे और उनको जबरदस्ती रिजाइन देने के लिए प्रेरित करते थे। और कई लोगों ने रिजाइन भी दिया, परंतु फिर भी विधानमंडल टूटा नहीं। उसके बाद फिर मोरारजी देसाई ने सोचा अब क्या किया जाए, कैसे गुजरात में तख्ता पलट किया जाए। तो मोरारजी देसाई लाखों लोगों को लेकर के भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं और उस भूख हड़ताल में इतना दिक्कत सहने के बाद फिर कांग्रेस में विधानमंडल को इंदिरा गांधी भंग कर देती हैं और जो गुजरात रहता है, गुजरात में कांग्रेस की सरकार समाप्त हो जाती है, भंग हो जाती है और डिसाइड नहीं हो पाता अब कौन सी सरकार आएगी। तो ये हालात थे कांग्रेस के, कहां पर? गुजरात में। अब देखते हैं बिहार में क्या हालात थे। बिहार में एक व्यक्ति थे जयप्रकाश नारायण, जेपी जिन्हें कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण, ये भी बिहार के विरोध में थे और उस समय भी बिहार में कांग्रेस की सरकार थी और जो बिहार के मुख्यमंत्री थे उनका नाम था अब्दुल गफ्फार। अब ये जेपी जयप्रकाश नारायण का एक सिस्टम था, वो बड़े अंग्रेज लंदन से पढ़कर आए थे, लंदन नहीं सॉरी अमेरिका से पढ़कर आए थे और इनका सोच था कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसको खत्म कर दिया जाए, अब एक ऐसा सिस्टम लाया जाए जिसमें केवल जनता प्रधान को चुने और प्रधान जो है जिला पंचायत को चुने, जिला पंचायत राज्य सरकार को चुने, राज्य सरकार केंद्र सरकार को चुने। इस तरीके से चुनाव हो, हर चुनाव में जनता को वोट देने की जरूरत नहीं है। इनका सोच ऐसा था। अब ये पहले ये भी कांग्रेसी थे, लेकिन कुछ वार्तालाप से सही न हो पाने की वजह से ये कांग्रेस के जबरदस्त विरोधी हो जाते हैं और फिर यही आकर के मोरारजी देसाई से मुलाकात करते हैं और ये दोनों मिल करके जबरदस्त कांग्रेस की विरोध करते हैं। उसी के साथ रेलवे की हड़ताल होती है, उसी समय 73-74 की बात है। रेलवे की हड़ताल में क्या होता है, जो रेलवे का चीफ रहते हैं उस समय, उनका नाम था जॉर्ज फर्नांडिस। अब ये जो जॉर्ज फर्नांडिस थे, इन्होंने क्यों रेलवे की हड़ताल की? तो रेलवे की हड़ताल इसलिए की क्योंकि उस समय रेलवे में सैलरी लोगों को कम मिलता था। सैलरी कम मिलने के साथ साथ लोगों को जो आज भी बोनस मिलता है वो बोनस भी जॉर्ज फर्नांडिस की वजह से मिलता है उन लोगों को, रेलवे में जो रहते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे रेलवे में काम करने वाले कुछ लोग ऐसे थे जिनको पूरा जहां से रेल प्रारंभ होती है और जहां पे रुकती है यहां तक का उनका 1 दिन का काम माना जाता है, जबकि अन्य लोगों का 8 ही घंटा था। इन सब को खत्म करने के लिए जॉर्ज फर्नांडिस ने रेलवे का हड़ताल मचा दिया और लगभग पूरे देश में रेल को रोकने की उन्होंने बात की थी। ये सभी चीजों ने ऐसा किया 1973-74 में जिससे कांग्रेस पूरा हिलकर रह गई।
अब इसके बाद साल आ जाता है 1975 का। 1975 और 12 जून, ये 12 जून 1975 एक ऐसा दिन था, अगर पूछा जाए तो इंदिरा गांधी की पूरी लाइफ में अगर सबसे खराब दिन माना जाए तो वो दिन माना जाएगा 12 जून 1975। इस दिन क्या होता है इंदिरा गांधी के साथ, आइए हम चर्चा करते हैं। इस दिन 3 घटनाएं होती हैं मुख्य तौर से। पहली घटना, इनके एक मित्र रहते हैं, बहुत ही करीबी मित्र रहते हैं, उनका मृत्यु हो जाता है। सुबह सुबह जैसे इंदिरा गांधी उठती हैं और ये जैसे ही सुनती हैं कि उनके मित्र की मृत्यु हो गई तो ये बड़े ही दुखित हो जाती हैं और उसके बाद उनके विचार मग्न में उनके द्वारा किए गए कार्य को याद करके वो रोती भी हैं। उसी के बाद जैसे ही दोपहर का समय आता है तो दोपहर में क्या हो जाता है, यहाँ पे हम चर्चा करते हैं। जो गुजरात में जो विधानमंडल भंग हुआ था उसका चुनाव हुआ था 10 जून 1975 को और 12 जून 1975 को उसका रिजल्ट आया दोपहर में। और दोपहर में जैसे ही रिजल्ट आया उस समय कांग्रेस को 75 सीटें और मोरारजी देसाई वाली सरकार को मिले थे 88 सीटें। अर्थात अगर हम साधारण लैंग्वेज में कहें तो गुजरात में कांग्रेस हार जाती है। ये पहली बार ऐसा था कि गुजरात में कांग्रेस हारी थी। यह भी झटका इंदिरा गांधी के लिए बहुत ही दुखित था। इसके बाद जो एक सबसे बड़ा झटका लगा वो लगा शाम जैसे हुआ, ये सुबह में उनके साथ घटना हुई, ये दोपहर तक और शाम आते आते इलाहाबाद का एक फैसला आ जाता है। इलाहाबाद का एक फैसला इंदिरा गांधी के पक्ष में न आकर के उनके विपक्ष में आ जाता है। वो फैसला क्या है, आइए हम उनको थोड़ा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अब इलाहाबाद का क्या घटना हुआ था इंदिरा गांधी के साथ, उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करते हैं। तो बात यह है कि जो 1971 में सांसद का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में इंदिरा गांधी इलाहाबाद के निकट एक जिला रायबरेली, वहाँ से सांसदी का चुनाव लड़ी थी और जीती थी। उस चुनाव को जीतने में जो उनके विपक्ष वाले थे उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी, जिसमें उन्होंने लिखा कि इंदिरा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों के सहयोग से ये चुनाव को जीता है। और उसके बाद जो हाई कोर्ट था इलाहाबाद का, उसने उसी दिन 12 जून को ये फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी को अब 6 साल के लिए स्थगित किया जाता है, 6 साल तक वो कोई चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। उसी के साथ साथ वो उनको 20 दिन का समय दिया जाता है ताकि वो अपने पार्टी में विचार विमर्श करके किसको प्रधानमंत्री बनाना है ये सब बातें कर लें। अब इंदिरा गांधी को ये बहुत बड़ा झटका था 12 जून को। उसके बाद फिर एक हफ्ते के बाद उन्होंने एक भयंकर रैली किया दिल्ली में, उसमें लगभग 10 लाख लोग उपस्थित हुए थे और उसमें इन्होंने इमोशनल स्पीच दिया था। जैसे ही ये रैली किए तुरंत उसके एक दिन बाद, अर्थात एक दिन छोड़ करके अगले दिन अर्थात 22 जून को इनके विपक्ष वालों ने भी रैली किया, कहा कि इंदिरा गांधी जल्दी रिजाइन दे नहीं तो हम बगावत स्टार्ट करेंगे। फिर 23 जून को अर्थात अगले दिन इंदिरा गांधी के पास जो एक ही रास्ता था, वो रास्ता था सुप्रीम कोर्ट के पास जाना। तो इंदिरा गांधी 23 जून को सुप्रीम कोर्ट में अपनी ये याचिका प्रस्तुत करती हैं और कहती हैं सरकार इस पर सुनवाई करे। फिर 24 जून को उसके एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट आ जाता है। यहाँ एक दिन बाद क्यों रिजल्ट आता है, क्योंकि जो ये याचिका थी इसमें सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां चल रही थी, तो छुट्टियों के समय जो जज थे वो जज टेम्परेरी न्याय सुनाए थे। वो टेम्परेरी न्याय क्या था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून को कहा कि इंदिरा गांधी आप पीएम तो बने रहेंगी लेकिन आप एक सांसद नहीं रहेंगी, सांसद जनरल रहेंगी। आपको सांसद में वोट देने का अधिकार या किसी बिल पर रिजाइन या एक्सेप्ट करने का अधिकार ऐसा कुछ नहीं रहेगा। इंदिरा गांधी ने कहा ठीक है चलिए, जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता सुप्रीम कोर्ट का। इसी के बीच इंदिरा गांधी ने 25 जून को विचार विमर्श करके 25 जून 1975 10 बजे रात को 10 बजे 25 जून 1975 को रात को 10 बजे इंदिरा गांधी अपने जो बिहार, उनके पश्चिमी बंगाल के एक मित्र थे जो उस समय वहाँ के सीएम भी थे, बीबीएस कहा जाता था उनको, उनके साथ विचार विमर्श करके 25 जून को उन्होंने
रात को 10 बजे इमरजेंसी आपातकाल की घोषणा कर दी। अब आपातकाल की घोषणा ज्यों ही की रात को 10 बजे, 3 बजते बजते रात को 3 बजते बजते जो इनके विपक्ष में जो ज्यादा विद्रोह कर रहे थे उन सबको जेल में डाल दिया गया। और जेल में डाला गया, उन्हीं के साथ साथ बहुत सारे काम थे जो सब रुकावट पे आ गए थे। इसके साथ साथ इंदिरा गांधी ने इस आपातकाल के समय जो भी संविधान में लिखा गया था, जिसके खिलाफ हो गई थी इंदिरा गांधी और जिनके खिलाफ होने की वजह से उनको हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि उन्हें 6 साल तक नहीं लड़ना है और उन्हें इतने दिन का समय दिया जाता है, वो सब संविधान में उन्होंने इतने ही समय के अंदर, आपातकाल जब चल रहा था उसी समय में उन्होंने ये सब संविधान में बदल करके ऐसा लिख दिया उसमें, जिससे वो उस कानून से साफ साफ बच जाती हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट का फाइनल रिजल्ट आता है तो उस रिजल्ट में इनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। इस प्रकार ये आपातकाल लगाने का सबसे मुख्य कारण ये था कि उसमें इंदिरा गांधी का बचाव होता है, बाकी लाखों लोग इसमें तबाह भी होते हैं। आगे क्या हुआ था इमरजेंसी के बारे में ये सब शायद आप लोगों को पता होगा। उम्मीद करते हैं इमरजेंसी क्या था इसके बारे में समझ में आया होगा। और जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन आप सबको पता होगा कि नोवेल कोरोना वायरस इतने तेजी से बढ़ रहा है, जिसको मद्देनजर रखते हुए WHO के कानून को फॉलो करते हुए भारत सरकार ने लॉकडाउन सबसे अच्छा उपाय समझा। इसलिए लॉकडाउन अभी 3rd लॉकडाउन चल रहा है जो 17 मई तक चलना है। शायद उसके बाद सरकार क्या करेगी उस सब पे हमें बेहतर तरीके से फॉलो करना है। सरकार जो भी गाइडलाइंस देगी उन्हें हमें अच्छे तरीके से निभाना है। आज के लिए इतना काफ़ी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।